आज हम लोग 12th का पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना चाहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी को आरबीएससी के बुक में वैद्युत क्षेत्र से प्रारंभ किया है। तो प्रथम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये विचार आया कि हमने स्थिर वैद्युतिकी के बारे में कैसे सोचना शुरू किया। तो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जैसे सबसे पहले ये माना जाता है कि यूनान के पहले वैज्ञानिक तो होते नहीं थे, बुद्धिमान व्यक्ति होते थे। तो यूनान के एक दार्शनिक, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे थेल्स। 540 ईसा पूर्व के पहले की बात है। तो उन्होंने पहली बार ये सोचा कि स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अचानक वो एक दिन बालों को अपने सफाई कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने देखा कि जो अब कंघी तो होती नहीं थी, तो कंघी उन्होंने कैसे बनाई होगी, लकड़ी के उसमें खांचेदार बना के उससे उन्होंने बालों में कंघा किया होगा। अब वो एक्चुअल में पहले बाल काटने का कोई वो सिस्टम तो होता नहीं था, तो बाल बड़े बड़े होते थे। तो उन्होंने देखा कि बालों को आकर्षित कर रहा है वो जो लकड़ी का टुकड़ा, जब उन्होंने बालों को बार बार उससे कंघी किया तो वो आकर्षित कर रहा है। अब बुद्धिमान व्यक्ति होने के कारण उन्होंने ये विचार किया कि इसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा गुण उत्पन्न हुआ है जो साधारण चीजों में नहीं हुआ है। तो उन्होंने और बहुत सारे चीजों को घर्षण करके देखा, परंतु ये प्रयोग उनका वहीं तक सीमित रहा। उसके बाद 19वीं सेंचुरी शुरू हो जाती है और उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक हुए हैं। तो इसके बारे में उन्होंने शुरुआत सोची, मतलब उन्होंने अध्ययन किया। तो उस अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि जैसे वो एक दिन क्या हुआ कि पतंगबाजी कर रहे थे, तो उन्हें पतंग उड़ाने का शौक था। बेंजामिन फ्रैंकलिन मैथमेटिशियन थे, लेकिन वो एक दिन पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग उड़ाने के दौरान उन्होंने ये सोचा कि ये देखा कि पतंग उड़ाते समय उसमें एक विशेष गुण आया और उनको थोड़े थोड़े झटके महसूस हुए। तो उस पर उन्होंने अध्ययन किया बहुत सारी चीजों का। फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं उन्होंने जब ये पाया कि उसको रगड़ा, उन्होंने पतंग उड़ाई, तो पतंग उड़ाने के दौरान आप देखो धागा ऐसे ऐसे जब करते हैं तो उसको वायु से घर्षण प्राप्त होता है। तो उसके कारण उनको हाथ में थोड़े झटके महसूस हुए, परंतु ये विचार उन्होंने सोचा और उस पर उन्होंने काफी काम किया। अब मैथमेटिशियन रहे हैं प्रारंभ में, तो अब इसको कैसे फिजिक्स में कैसे आगे बढ़ाया गया। तो हम लोग इधर ये लिखा हुआ है हमने, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये इसका आपके उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन याद करने वाला भाग हमने इधर लिख दिया है। आप अभी क्रमबद्ध उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि नेचर में इलेक्ट्रिसिटी हमने पहली बार कब ऑब्जर्व करा। तो हमने पहली बार देखा कि बादल आपने देखे होंगे, बादल जब उमड़ते हैं तो बरसात के टाइम पे ये अक्सर आपने देखा होगा कि बिजलियां चमकती हैं। तो ये मनुष्यों को एक विचार आया, लेकिन प्रारंभ में जैसे हम भारतीयों के मन में तो एक विशेष प्रकार का वो रहता है। इन्होंने सोचा कि इंद्र भगवान असुरों से युद्ध कर रहे हैं, तो उसके कारण ये तलवारें चमक रही हैं। फिर धीरे धीरे इसके तब तक हमारे पास कोई इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं था बादलों के चमकने के बाद। अब आप देखो इसके बारे में और आप आगे सोचें तो आजकल आधुनिक इसमें कि हम विद्युत क्षेत्र के बारे में कैसे सोचें, तो घरों में, सभी के घरों में लाइट आती है। तो लाइट कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र के कारण ही आ रही होगी, उसमें कोई ना कोई ऐसा गुणधर्म होगा जिसके कारण हमारे घरों में लाइट आती है। और सबसे विशेष बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या है? क्लिंग का मतलब होता है चिपकना। तो आप देखते होंगे कि जैसे हमने कुल मिला के अगर हम चीजों को लिखें बोर्ड पे, जैसे आप ये देख ही रहे हैं मार्कर से हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये बोर्ड पे जब मार्कर से हमने लिखा तो ये इंक जो बोर्ड पे चिपकी कैसे, आप देख सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, चौक से बोर्ड पर लिखना या मार्कर से बोर्ड पर लिखना। हम लोग कपड़े पहनते हैं तो कपड़े भी शरीर से चिपक जाते हैं। आप अक्सर ठंड के दिनों में जब आप देखिए लाइट ऑफ करके कमरे में स्वेटर उतारिए तो आप देखेंगे उसके साथ चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। वो चिंगारियां छोटी छोटी अमाउंट की, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा उससे करंट फील होता है, लेकिन वो एक चमक आपको दिखती है अंधेरे कमरे में। तो वो कपड़े का शरीर पर उसी के कारण कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण वो कपड़ा शरीर पर चिपका रहा। जैसे आप ये देखो नट बोल्ट ऐसे 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 करके टाइट कर दो, अब उस बोल्ट को छोड़ने पे
नट को छोड़ने पे ये डाउनवर्ड गिरना चाहिए ना, क्योंकि इसको पृथ्वी हर चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। परंतु हमने देखा कि ये बोल्ट वहीं पे जाके रुक गया, तो इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग के अंतर्गत आता है। तो अब हम थोड़ा सा और अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। आप विशेष रूप से ये मानिए कि ये जो पृथ्वी है ये दो चीजों से मिलकर बनी है। ये नेचर दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है मैटर, दूसरा है रेडिएशन। मैटर बोले तो द्रव्य, द्रव्य से और विकिरण से। अब द्रव्य किसे कहते हैं ये हमने पूरे आप ये देख सकते हैं 11th में हमने मैकेनिक्स पोर्शन पढ़ा है। उस मैकेनिक्स पोर्शन में हमने थ्रू आउट इसी का अध्ययन किया है, मैटर का। मैटर के पास क्या गुणधर्म होने चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए, आकार होना चाहिए, आयतन होना चाहिए, हम उसको देख सकते हैं, उसमें चलने का गुण आता है, चलने के गुण के कारण उसमें गतिज ऊर्जा और संवेग जैसी चीजें उत्पन्न होती हैं। अब एक तो ये भाग है जिसका हमने अध्ययन बहुत लंबे समय तक किया 11वीं क्लास में। उसके बाद अगर हम 12वीं में, अभी इसका शुरुआत होने वाला है, लेकिन रेडिएशन जैसे आप लेजर से लाइट भेजते हैं तो उसमें हमें प्रतीत नहीं होता है, लेकिन वो भी फोर्स लगाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है जिस भी चीज पर गिरती है। तो रेडिएशन के पास भी देखिए आप लिखा हुआ है लेजर से लाइट भेजते हैं, वो भी वर्क करता है। मींस रेडिएशन भी वर्क करने की टेंडेंसी रखता है। तो आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल है सन से लाइट का आना। तो सन से जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है। उष्मा से हम जो देखते हैं, अभी यहाँ कहीं आग जल रही हो, हम आसपास अगर सेक रहे हैं हाथों को तो हाथ गर्म हो जाते हैं। तो ये किस विधि से आ रहा है? तो ये भी रेडिएशन की विधि से आ रहा है। ऐसे ही मोबाइल, आप देखते हैं कि मोबाइल ऐसे रखी है और वहां पर घंटी बजने, अचानक किसी का फोन आया, घंटी बजने लगी, तो ये कैसे हुआ? ये कुल मिला के एक वेव है, एक एनर्जी है जो आती है, उसमें वाइब्रेशन जनरेट करती है। तो ये पोर्शन हमने पढ़ा। अब एक्चुअल में ये दोनों ही नेचर के बच्चे हैं। तो जो कैरेक्टर मैटर के पास है वो रेडिएशन के पास है। आगे आप 12th में ही पढ़ेंगे कि ये सब इंटरमिक्स है, ना तो मैटर है कुछ भी, ना ही रेडिएशन है। तो मैटर और रेडिएशन दो अलग अलग नाम है, लेकिन वो दोनों यूनिफाइड हैं। उसको हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, द्रव्य की द्वैती प्रकृति, 12th में है डुअल नेचर ऑफ मैटर। उसमें उसके अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो मैटर, अब इस चैप्टर के थ्रू आउट हम लोग मैटर पढ़ने वाले हैं। मैटर के पास एक विशेष गुणधर्म होता है, मतलब द्रव्य के पास, वो एक दूसरे को पुश करता है, चीजों को पुश करता है, पुल करता है। मैटर से पुश कर सकता है, पुल कर सकता है। मैटर के पास पुश करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। उस मैटर में कुछ विशेष गुण जनरेट होते हैं जिसके कारण उसमें पुल करने की भी प्रॉपर्टी के साथ साथ पुश करने की भी प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन ये पुल या पुश करते किस रीजन से है? इसका मतलब ये फोर्स लगाते हैं। तो क्वेश्चन है फोर्स कितने टाइप का हो सकता है? तो आपने 11th के शुरुआत में ही पढ़ा है कि फोर्स 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले स्थिर गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल ये सब बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत कम दूरी तक के लिए लागू होते हैं। तो ये तो हमें अध्ययन करने से रहे, क्योंकि ये नाभिकीय बल के अंतर्गत आएगा। तो इसमें एक हमारा चैप्टर है नाभिक। तो नाभिक न्यूक्लियस में जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो ये दोनों बातों का हम अध्ययन करेंगे उसमें कि नाभिक, ये प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल। तो बात आती है बल 2 प्रकार का हुआ। अगर हम नाभिकीय बल की चर्चा ना करें तो उस विचार को हटाकर बल मुख्यतः 2 प्रकार के हुए। कौन कौन सा भी है? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा वैद्युत चुंबकीय बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल, आपने 11th में गुरुत्वाकर्षण नाम का एक चैप्टर ही पढ़ा है। उसमें आप ये खूब अच्छे से जानते हैं कि जब 2 द्रव्यमान होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उनमें एक बल होता है, गुरुत्वाकर्षण उसी को कहते हैं कि वो एक दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही साम्यावस्था में, साम्यावस्था अर्थात ना तो सूर्य की ओर पृथ्वी खींची चली जा रही है, ना पृथ्वी सूर्य की ओर जा रही है, ये चीजें स्थिर है। इसका मतलब है साम्य में है, ये
एक नियत बल से, नियत वेग से चक्कर लगा रहा है, थोड़ा सभी ऐसा कह सकते हैं आप कि ये पूरा ब्रह्मांड साम्य में है, मतलब जो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में लगातार अपना काम कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी है, लगातार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो एक बल से वो बंधी हुई है। तो वो बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की विशेष गुणधर्म हमने पढ़ा है कि ये द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अगर हम चर्चा करें, हमने पूरे 11th में एक चैप्टर ही पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसमें हमने देखा कि ये इसमें जो बल उत्पन्न होता है ये द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। तो दूसरा है, जैसे ये इसको हमने छोड़ा तो ये पृथ्वी की तरफ गिरता है, क्योंकि इसमें हम साफ साफ देख रहे हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये चीजें इसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। परंतु जब हमने चौक से या मार्कर से बोर्ड पर लिखा, तो क्या मार्कर की इंक को अर्थ ने नहीं खींचा होगा अपनी तरफ? एक विचार आया कि जरूर खींचा होगा, लेकिन अब ये बल पक्का प्रभावी ज्यादा है। अगर ये बल प्रभावी नहीं होता तो ये इंक नीचे सरक कर गिर जाती। तो इसका मतलब एक नए प्रकार के बल के बारे में हमारे दिमाग में विचार आया कि कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जिसके कारण ये उस पर रुक गया है। जैसे कि हमने इसका नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिक। कपड़े शरीर पर चिपक जाते हैं, या हमने कपड़े आसानी से पहन रखे हैं, वो चिपके हुए हैं, तो उसमें भी हमारे शरीर से उसके संपर्क के कारण उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ एक नए प्रकार के बल की चर्चा हुई। तो वो उस बल को हमने कहा विद्युत चुंबकीय बल। लेकिन विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होने के लिए भी विशेष गुण होना चाहिए। ये द्रव्यमान के अंदर उत्पन्न हुआ, तो कैसे उत्पन्न हुआ? वही द्रव्यमान के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल था, वो प्रभावी था। हम चीजों को छोड़ते हैं तो वो नीचे जाते हैं। लेकिन अब गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी नहीं है इस इंक पर। क्या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा होगा इस पर? लग रहा होगा, लेकिन ये नीचे नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि इस पर एक अन्य प्रकार का बल पक्का कार्य किया होगा, जिसके कारण ये अभी भी नीचे नहीं जा पाया। इसको नीचे पृथ्वी खींची जरूर होगी इस इंक को, लेकिन ये नीचे नहीं गया। ऐसे आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं। छोटे छोटे कागज के टुकड़े लीजिए, उसको ऐसे ऐसे इस मार्कर या कुछ भी उसको रगड़ कर आप देखेंगे कागज के टुकड़े को, तो कागज का टुकड़ा उसको आकर्षित करेगा अपनी तरफ। इसका मतलब है कि क्या उसको पृथ्वी नहीं खींच रही है उस कागज के टुकड़े को? तो आंसर है खींच रही है। फिर वो कैसे ऊपर गया? तो इसका मतलब उस गुरुत्वाकर्षण बल से एक प्रभावी बल और उत्पन्न होता होगा, जो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक बल लगा देता होगा। तो उस परिणामी बल के कारण ये कागज का टुकड़ा हवा में उड़ गया होगा। तो इस तरह से हमारे दिमाग में विचार आया कि जो दूसरे प्रकार का बल है वैद्युत चुंबकीय बल, ये कैसे उत्पन्न हुआ। तो वैद्युत चुंबकीय बल द्रव्य का गुण है, द्रव्य के अंदर उत्पन्न होता है, लेकिन ये अचानक तो उत्पन्न नहीं होता होगा, किसी रीजन से उत्पन्न होगा। जैसे ये तो नहीं आकर्षित कर रहा है। अगर इस मार्कर को देखें तो इस पे हम अगर कागज का टुकड़ा लेते भी हैं तो उस पे अगर देखें तो आप आकर्षित नहीं करता है, परंतु इसको हमने रगड़ा, फिर इसको कागज के टुकड़े के पास ले गए तो ये आकर्षित करता है। इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ गुणधर्म रगड़ने के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ होगा। तो हमने ये पाया कि जब इसको रगड़ा तो इसमें से कुछ ना कुछ स्थानांतरण हो जाता है। उसी स्थानांतरण को हमने नाम दिया आवेश। जो वस्तु के अंदर एक नया गुण उत्पन्न हुआ है, इसी नए गुण का हमने नाम क्या दिया? आवेश। तो आवेश आप परिभाषा देख सकते हैं, किसी भी पदार्थ का वह अभिलाक्षणिक या मूलभूत गुण है जिसके कारण वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। आवेश क्या है बेटा? आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत या अभिलाक्षणिक गुण है जिसके कारण वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और इसका ये विशेष गुण ध्यान रखिएगा कि यह एक अदिश राशि है। तो अब चर्चा अगर आवेश की हुई है तो आवेश के कुछ गुणधर्म होते होंगे। तो आवेश के इस कारण ही सबसे मुख्य बात यहां से शुरू होती है कि आवेश के कारण जो उत्पन्न क्षेत्र होता है, तो आवेश के थोड़े थोड़े बदलाव के कारण
बहुत सारा कुछ परिवर्तित हो जाता है। और आप ये जान सकते हैं कि इस पूरे 12th में जो हमें मुख्य भाग पढ़ना है वो आवेश का ही गुणधर्म पढ़ना है। तो यहाँ आवेश को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आवेश, अगर स्थिर आवेश है तो वो क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा बेटा? वैद्युत क्षेत्र। अगर वही आवेश एक समान वेग से गतिशील हो गया, यहां पे आप ध्यान रख सकते हैं, नियत वेग से अगर गतिशील आवेश है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र वाला गुणधर्म तो होगा ही। अभी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक नया गुणधर्म उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? आपने चुंबकीय क्षेत्र देखा होगा, जैसे दो चुंबक पास लाए तो देखा होगा कि चुंबक आपस में टच नहीं किए, उसके पहले ही हिलने डुलने लगे। तो इसका मतलब वहां कोई ना कोई एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको हमने क्या कहा? चुंबकीय क्षेत्र। इसका अध्ययन सबसे ज्यादा फैराडे ने किया, और फैराडे ने इसका नाम भी दिया, इनकी गुणधर्मों का अध्ययन भी फैराडे ने किया। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिर अगर वही आवेश त्वरित हो जाए, त्वरित होने का मतलब आप 11th में खूब पढ़ चुके हैं, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात अगर आवेश के वेग में परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लो कि दोलन कर रहा है ऐसे, तो दोलन करने के दौरान देखो यहां वेग अधिकतम, धीरे धीरे घटा, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया अधिकतम, फिर धीरे धीरे घटते जीरो, फिर बढ़ते अधिकतम। तो इसका मतलब वेग घट रहा है, बढ़ रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो दोलन में आप देख सकते हैं, अगर आवेश दोलन ही करने लग जाए तो उसमें एक उत्पन्न हो जाएगा गुण, उसको हम क्या कहेंगे? त्वरित आवेश। तो ऐसे आवेश को त्वरित आवेश कहेंगे। और त्वरित आवेश के कारण क्या क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि यहां देख सकते हैं दोनों था। लेकिन एक विशेष गुण आ जाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसका हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन। हम चैप्टर नंबर 17 विद्युत चुंबकीय तरंगें एवं समकालीन भौतिकी है, उसके अंतर्गत ये एक पूरा चैप्टर है जिसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है? स्थिर आवेश तो वैद्युत क्षेत्र, क्या बोलना है? स्थिर आवेश तो वैद्युत क्षेत्र, गतिशील आवेश तो वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर आवेश तो वैद्युत क्षेत्र, और गतिशील आवेश तो वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। और त्वरित आवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्वरित आवेश तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न हो जाएगा। बोर्ड में ये 1 नंबर में 2, 3, 4 बार पूछा जा चुका है कि अगर आवेश त्वरित है तो उसके कारण क्या क्या उत्पन्न होगा। अभी आप 2016-17 में शायद ये आया है, तो इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इस बात कि अगर त्वरित आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र और उसके साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करेगा। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के घर्षण वैद्युत संबंधी प्रयोग एवं कुछ परिणाम निकाले। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने घर्षण वैद्युत संबंधी प्रयोगों के आधार पर कुछ परिणाम प्राप्त किए। तो पहला परिणाम उन्होंने ये बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, या धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। धनावेश को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश को कहते हैं निगेटिव चार्ज। तीसरे प्रकार के चार्ज का कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब वो नेचर में कोई और ऐसा तीसरे प्रकार का चार्ज नहीं है जो नेचर में पाया जाता हो। इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः 2 प्रकार के, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आवेश किसी तीसरे प्रकार का नहीं होता है। अब एक बात आती है कि अगर प्लस है मतलब धनावेश है तो क्या उत्पन्न होगा। तो धनावेश अगर हम पास लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, ऋणावेश पास लाएंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा। अभी उसका प्रयोग हम आगे समझा रहे हैं, लेकिन आप इस बात को दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। तो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो
इस प्रकार हम इन बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आप देख सकते हो धनावेश धनावेश प्रतिकर्षण, ऋणावेश ऋणावेश प्रतिकर्षण। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या कहा हमने? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार मतलब एक धनावेश ले लो तो उसके साथ दूसरा क्या ले लो? ऋणावेश। मान लो कि हमारे पास दो वस्तुएं लेते हैं हम लोग, मान लो कि ये रॉड है, मान लो ये रॉड है और ये दूसरा पेन है। अगर इस पर धनावेश है, इस पर धनावेश है, इन दोनों को पास लाओगे तो ये धक्का मारेंगे एक दूसरे को, मतलब प्रतिकर्षण होगा। अगर इन दोनों पर ऋणावेश है ऋणावेश है, पास लाओगे तो भी एक दूसरे को धक्का मारेंगे, मतलब पुश करेंगे, तो इस पे भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर ये धनावेश है ये ऋणावेश है और हम पास लाए तो हमने देखा ये एक दूसरे को आकर्षित किए, या ये ऋणावेश है ये धनावेश है तब भी पास लाए तो हमने देखा एक दूसरे को आकर्षित किए। तो समान प्रकार के आवेशों को सजातीय कहते हैं और विपरीत प्रकार के आवेशों को विजातीय, जैसे प्लस माइनस विजातीय, प्लस प्लस सजातीय, माइनस माइनस सजातीय। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आया कि सजातीय आवेशों में आकर्षण तथा विजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में क्या होता है भैया? आकर्षण, और विजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। सॉरी, ये पॉइंट थोड़ा सा यहां चेंज कर लीजिएगा। सजातीय आवेशों में समान प्रकार, सजातीय मतलब समान प्रकार, तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करिए और इधर की परिभाषाएं आप नोट करिए। आप यहां पे वीडियो पॉज कीजिए। सबसे पहले आवेश, अगर आपको यहाँ पे लाइटेड दिख रहा है तो इसको सुन लीजिए। आवेश के लिए लिखा है किसी भी पदार्थ का वह गुण या वह अभिलाक्षणिक या मूलभूत गुण है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यह एक अदिश राशि है। तो ये वाली बात थोड़ी सी आप यहां से लेके और यहां तक कंप्लीट आप अपने नोट्स पे नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे देखिए, कैरी ऑन करते हैं। तो अब आप प्रयोग देख सकते हैं कि फैराडे का द्वारा जो प्रयोग हुआ था उस प्रयोग को हम लोग समझने की कोशिश कर, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का, सॉरी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रयोग किया था उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ ली और दूसरी छड़ एबोनाइट की छड़, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुख्य प्रयोग रहा है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का रहा है, तो उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। 2 रॉड ली, एक कांच की रॉड और दूसरी एक ली उन्होंने प्लास्टिक या एबोनाइट कह सकते हैं, एबोनाइट की छड़ ली। तो मान लो कि हम लोग ये ले रहे हैं एबोनाइट की छड़ है और ये कांच की छड़ है। अब कांच की छड़ को, मान लो ये रेशम का कपड़ा है, तो कांच की छड़ को अगर हमने रेशम के कपड़े से ऐसे रगड़ा, ये एक छड़ है, ऐसी एक छड़ और लाते हैं, तो कांच की छड़, वो दूसरी छड़ को भी हमने ऐसे रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो सामने देखने की कोशिश करिएगा, ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़। जब 2 कांच की छड़ को पास लाए तो हमने देखा कि उनमें प्रतिकर्षण हो रहा था। ठीक, अब ऐसे ही कांच की छड़ हमने ली थी। अब हम ऐसे ही मान लीजिए कि ये अब एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट की छड़ को हमने बिल्ली के खाल से रगड़ा, ये मान लो बिल्ली की खाल है, तो एबोनाइट की छड़ को हमने ऐसे रब किया बिल्ली की खाल से, और दूसरी एबोनाइट की छड़ है, इसको भी हमने रब किया बिल्ली की खाल से। और जब दोनों को हम पास लाए तो हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो एबोनाइट पास लाए तो प्रतिकर्षण, और जब हमने कांच और कांच लेके आए थे तो भी प्रतिकर्षण।
तो इस प्रयोग को ऐसे समझते हैं, देखिए ये एक कुचालक धागा है, ये हमने आधार बनाया, इसी से लटका हुआ है। तो यहां पे एक कांच की छड़ लिया, तो कांच की छड़ पर एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ, और दूसरी हमने कांच की छड़ ली, उस पर भी एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ। ये घर्षण के उपरांत है। घर्षण के पहले इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होती है, तो ये अनावेशित इसको कहते हैं। उस स्थिति में ये क्षण क्या थी? अनावेशित। और घर्षण के उपरांत ये क्या हो गई? आवेशित। तो जब हमने कांच की छड़ और कांच की छड़ पास लेके आए, तो हमने देखा कि इन दोनों में क्या हुआ? प्रतिकर्षण। ऐसे ही हमने एबोनाइट की छड़ ली, ये कांच की है और ये भी कांच की छड़। तो कांच की छड़ को, और ये कुचालक धागा है। तो कांच की छड़ को कांच की छड़ के समीप लाते हैं तो हमने देखा कि प्रतिकर्षण होता है। ऐसे ही एबोनाइट की छड़, एबोनाइट या प्लास्टिक कह सकते हो, और दूसरी हमने एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़। ये दोनों ही एबोनाइट की छड़ है। इन दोनों को जब हम समीप लाते हैं तो हमने देखा कि इन दोनों में भी प्रतिकर्षण। तो कांच की छड़ को समीप लाते हैं तो भी प्रतिकर्षण। एबोनाइट की छड़ के जब समीप लाया तो भी हमने देखा प्रतिकर्षण हुआ। और फिर हमने एक तीसरा प्रयोग किया जिसमें कांच की छड़, ये किसकी छड़ है बेटा? कांच की छड़। और इसको हम लेके आते हैं एबोनाइट की छड़ के समीप। तो हमने देखा कि इनमें दोनों में आकर्षण उत्पन्न हुआ। ये प्रयोगों द्वारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने निष्कर्ष निकाला और फैराडे ने भी इस पर काफी काम किया है। फैराडे ने भी इन प्रयोगों को दोहराया है। तो ध्यान रखेंगे, कांच की छड़ को जब कांच की छड़ के समीप लाते हैं तो क्या देखा हमने? प्रतिकर्षण होता है। एबोनाइट की छड़ को जब एबोनाइट की छड़ के पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। फिर हमने देखा कि कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के समीप लेके आए तो हमने देखा कि इनमें आकर्षण हुआ। तो हम इस प्रयोग के द्वारा जो ऊपर के 3 तथ्य हमने लिखे हैं उन तीनों तथ्यों को प्रूव किया। जैसे आवेश 2 प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहां से इनकी प्रकृति के बारे में ज्ञात हुआ कि आवेश में 2 ही प्रकार की प्रकृति होती है। तो दूसरा, सजातीय प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्रयोग नंबर प्रथम, यहां पे आप लिख सकते हैं ऐसे हेडिंग डाल के इसके लिए, प्रयोग प्रथम, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, किससे रगड़ा इसको? रेशम के कपड़े से। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और दोनों कांच की छड़ को आपस में पास लाते हैं तो हमने देखा प्रतिकर्षण होता है। इसको हमने रगड़ा है बिल्ली की खाल से। तो जब 2 एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर समीप लाए तो हमने देखा कि प्रतिकर्षण हुआ। अब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर और बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़कर जब हम पास लाए तो हमने देखा कि उनमें आकर्षण होता है। तो इस प्रकार से हमने निष्कर्ष निकाला कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहां भी देख सकते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से अब ये विचार
आया होगा आपके दिमाग में कि हमको कैसे पता चलेगा कि कांच की छड़ पॉजिटिव ही रहेगी और एबोनाइट की छड़ निगेटिव ही रहेगी। तो इसके लिए फैराडे ने पूरा अध्ययन किया है और एक सीरीज बनाई है, सारणी बनाई है। उस सारणी में उन्होंने सारणी के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप भी। उस सारणी को ध्यान रखना पड़ेगा। फैराडे ने बहुत सारे प्रयोग किए, उन प्रयोगों को उन्होंने सारणी के अंतर्गत बद्ध किया है। सारणी में आप याद कर लेंगे। तो उस सारणी में जब आप देखेंगे तो कांच की छड़ को जो हम देखेंगे तो वो पॉजिटिव कैरेक्टर की होती है और एबोनाइट की छड़ निगेटिव कैरेक्टर की होती है। तो इस तरह से हमको उस सारणी को याद करने से ये पता चल जाएगा कि कौन से पे पॉजिटिव नेचर होता है और कौन से पे निगेटिव नेचर होता है। तो इसके लिए आपको बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, वो हम लोग सारणी याद कर लेंगे। लेकिन एक यहां से एक बात पता चली कि प्रयोग प्रथम में आपने क्या देखा कि जब कांच की छड़ को कांच की छड़ से रगड़कर समीप लाए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से और दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर समीप लाए, तो इनमें क्या उत्पन्न होता है? प्रतिकर्षण। तो प्रयोग प्रथम में आप लिख सकते हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर जब समीप लाते हैं तो उन दोनों कांच की छड़ों में प्रतिकर्षण होता है। प्रयोग सेकंड में आप लिख सकते हैं कि जब दोनों एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर समीप लाते हैं तो दोनों एबोनाइट की छड़ में प्रतिकर्षण होता है। और प्रयोग तृतीय में आप लिख सकते हैं कि कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, आवेशित कांच की छड़ लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दीजिए, या फिर ऐसे लिखिए कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, ऐसे लिख दीजिए। या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं आप कि आवेशित कांच की छड़ और आवेशित एबोनाइट की छड़ को जब समीप लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। आवेशित कांच की छड़ और आवेशित एबोनाइट की छड़ को जब समीप लाते हैं तो उनमें आकर्षण उत्पन्न होता है। तो यहां से जो हमने ऊपर तथ्य पढ़े, उन तथ्यों की पुष्टि हुई कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आवेश का जो नाम रखा, उस समय दुनिया में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें खोजी जा रही थी, या फिर आप देख रहे हो कि जितनी चीजें हैं लोग अपने नाम पे रख लेते हैं। जैसे कुछ भी उस समय खोज होता था तो सब लोग अपने नाम पे रख दिए। जैसे आप बहुत सारे मात्रक पढ़ते हो, न्यूटन, कूलम, ये सब उन्होंने अपने नाम पर रख लिए। तो आखिर इसमें क्या ऐसा आया कि इन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक और ऋणात्मक ही कहा। तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल बताया कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स अगर आप कहें तो हमारी एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत ही एक ऐसी चीजें आप देख सकते हैं कि जब दो चीजों को पास लाओ कुछ नहीं तो आप देखो, अगर केमिस्ट्री की बात करो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, इनको दोनों को अगर समीप लगाओगे वाटर बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दो चीजों को पास लाओ और खत्म, कुछ ना मिले। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि इन दोनों चीजों को पास लाए, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिला है। तो ऐसे दुनिया में कुछ भी नहीं था जहां पे दो चीजों को पास लाए, या दो चीजों को पास लाने का मतलब मिला दो, एक कर दो और अस्तित्व समाप्त हो जाए। ऐसा कुछ था नहीं इस दुनिया में। लेकिन एक मैथमेटिक्स है, उसमें आप इस चीज को देख सकते हैं कि जैसे ये पॉजिटिव है तो मान लो इस पर +3 आया, और ये निगेटिव है तो इस पर -3 आया, और दोनों को जोड़ा तो इनमें कुछ नहीं मिला। शून्य बोले तो कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं मिला। मतलब क्या है, जब कांच की छड़ और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर लाए और उनको आपस में संपर्क करा दिया, तो स्पर्श कराने के बाद जब हमने देखा तो उनमें ना तो कांच की छड़ किसी को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रही थी, ना एबोनाइट की छड़ किसी को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रही थी। अर्थात वो गुण समाप्त हो गए जो आकर्षण और प्रतिकर्षण वाले थे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण कब समाप्त हुआ? मतलब दो चीजें लाए और उनका रिजल्ट 0 है। इसका मतलब ये सिर्फ मैथ की ब्रांच हो सकती है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम पॉजिटिव और निगेटिव रखा। पॉजिटिव, अगर इस पर आवेश पॉजिटिव मान लो, इस पर निगेटिव, तो दोनों को संपर्क करा दो। संपर्क कराने का मतलब दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के पश्चात क्या आएगा? शून्य, कुछ नहीं।
अर्थात ये अनावेशित हो जाएगी, ये भी अनावेशित हो जाएगी, अर्थात इनमें अब आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रयोग को समझ सकते हैं। अब एक आप यहां पे नोट लिख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं इस बात को कि जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो द्रव्यमान में अल्प परिवर्तन होता है, क्योंकि आवेशों के स्थानांतरण के दौरान आवेश में इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है। जैसे आप ये जानते हैं कि ये नाभिक, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन, तो मान लो कि ये नाभिक है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो आने जाने का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का है। नाभिक में से कोई आता जाता नहीं है साधारण अभिक्रियाओं में। जब नाभिकीय अभिक्रियाएं आप पढ़ेंगे तो देखेंगे नाभिक का ही विखंडन होता है, नाभिक का ही संलयन हो रहा है। लेकिन अभी साधारण प्रक्रिया जैसे रगड़ना हुआ और दो चीजों को स्पर्श कराना हुआ, इन सब चीजों के दौरान इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन या तो आते हैं या इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और तीसरी चीज का स्थानांतरण नहीं होता। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन आया, मान लो कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, उदासीन परमाणु है तो उसके पास 10 प्रोटॉन भी होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, कहीं बाहर से आ गया, तो अब इसके पास टोटल कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। अच्छा, आप जानते हैं प्लस माइनस निरस्त हो जाता है, तो 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, एक शेष क्या बचा? शेष 1 इलेक्ट्रॉन। अर्थात वस्तु कैसी हो गई? अगर कोई वस्तु रही होगी X तो वो ऋणावेशित हो गई। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा उदाहरण ले, 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था और इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन बचे? 10 प्रोटॉन। तो अब 9 इलेक्ट्रॉन से 9 प्रोटॉन कैंसिल हो गए, शेष क्या बचा? 1 प्रोटॉन। तो अगर कोई तत्व Y रहा होगा तो उस पर क्या आ जाएगा? 1 पॉजिटिव। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से द्रव्यमान में भी परिवर्तन आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो आप बताओ द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? आंसर है घटेगा, क्योंकि वो अपना द्रव्यमान लेके जाएगा ना। और अगर उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि जो आएगा वो अपना वजन लेके आएगा ना, तो अपना खुद का द्रव्यमान लेकर आएगा। तो अगर वो अपना खुद का द्रव्यमान लेकर आएगा, मान लो कि किसी भी प्रक्रिया के दौरान डेल्टा एम क्या है? द्रव्यमान में परिवर्तन। n इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉनों का? n आए हैं तो द्रव्यमान बढ़ गया होगा, और चले गए हैं तो द्रव्यमान घट गया होगा। तो वृद्धि को आप दिखा सकते हो या कमी या वृद्धि दिखा सकते हो, तो साइन मत ही लिखो। n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आवेशन के दौरान जो द्रव्यमान में अल्प परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन इतना अल्प होता है कि प्रतीत नहीं होता है। जहां n क्या है? n पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप याद कर लीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। kg में याद कर लीजिएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ये अलग से ध्यान रख लीजिएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन क्या हो गया? n इंटू me। n का मतलब 1 2 3 4 एक पूर्णांक संख्या, और जो me है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो 1 इंटू इतना लिख दोगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन अगर आए हैं तो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो यहां एक फॉर्मूला बन गया nme।
अब ये वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन उस परमाणु को मिला है, उस वस्तु को मिला है, तो उसको क्या कहोगे, द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। और अगर इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से या उस पदार्थ से, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम छोटे लेवल पर बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो वहां परमाणु की चर्चा करते हैं, और हम जब फिजिक्स में बात करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अर्थात बृहद लेवल पर बात करते हैं, तो वहां पर हम वस्तु की चर्चा करते हैं। आता जाता परमाणु में से ही इलेक्ट्रॉन है, वस्तु में से आता जाता नहीं है। जब परमाणु में से आएगा जाएगा तो वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है, तो हम ये कह लेते हैं कि वस्तुओं में ही वृद्धि हुई है, वस्तुओं के वजन में ही कमी हुई है। परंतु ये कमी या वृद्धि इतनी अल्प होती है कि साधारण रूप से प्रतीत नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।